हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी का ट्रांसपोर्ट चैप्टर। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सो गाइस, ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, सो लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। इट रेफर्स टू द एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि गुड्स से लेकर इंडिविजुअल्स का एक जगह से दूसरे जगह में मूवमेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है इसका। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, है ना। बिकॉज इंडस्ट्रीज को गुड्स कैसे मिलती है, वाया ट्रांसपोर्टेशन। जब तक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज को गुड्स कैसे मिलेंगी। या फिर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या फिर नई नई कंपनीज खुलने के लिए, कोई भी चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट facilitates utilization of natural resources lying unutilized in the hills, forest and mines, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही हम वो सारे जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट लिंक्स द बैकवर्ड एरियाज टू द अर्बन सिटीज एंड रिड्यूसेस रीजनल इंडस्ट्रियल डिस्पेरिटी। फाइन, यानी कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, या फिर अर्बन एरिया। ठीक है, तो अर्बन एरियाज को रूरल एरिया से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन मेंटेन होता है, और जो एक वहां पे जो इंडस्ट्रियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ हो या फिर कोई भी रीजन जो वो पर्टिकुलर जगह के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल हो, वो सारी चीजों को, जो भी चीजें रोकती हो, तो इसमें भी काफी मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों को प्रमोट करता है। राइट, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि अगर आपको कुरकुरे के पैकेट्स मिलते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ही थ्रू। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट हेल्प्स इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम मोड्स की बात करें, यानी कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, रोडवेज। रोडवेज के बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रोडवेज के बाद है हमारे पास रेलवे, फाइन, या फिर रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के बाद ऑब्वियसली वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, हमने यहाँ पे लिखा भी है वाटर ट्रांसपोर्ट। फिर क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट के बाद ऑब्वियसली एयर ट्रांसपोर्ट, फाइन। तो इसके बाद फिर आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की या फिर रोडवेज की। तो यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिल रहा है, NHAI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके हिसाब से इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। ये क्या है, ये एक एजेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बाद में जब की टर्म्स बताऊंगी उस समय मैं ये चीज को एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी इस बात का टेंशन मत लो। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ऑलमोस्ट 4.7% जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका भी फुल फॉर्म हम लास्ट में देखेंगे, तो प्लीज लास्ट की पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे हमें ज्यादा तो नहीं पढ़ना, बट दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो नेशनल हाईवेज और फिर एक स्टेट हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज क्या है, ऑब्वियसली नेशनल मतलब पूरे कंट्री के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस हाईवे में क्या होता है, स्टेट कैपिटल्स को किससे कनेक्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट सिटीज से। ठीक है, तो दे आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो कौन सी एजेंसी इसको कंट्रोल करती है, इसको मेंटेन करती है, सो CPWD, रिमेंबर द फुल फॉर्म। The NHAI, which was constituted in 1988, यहाँ पे ईयर दिया है कि ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, is responsible for the maintenance मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, NHAI, फाइन, याद रखना। टू मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय NHAI। ठीक है, तो अब नेशनल हाईवेज में भी दो पार्ट्स हैं। जो सबसे पहले है वो क्या है, वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, दैट मीन GQ। ठीक है, so it is the second largest express highway project in India. It is the second largest express highway project in India, so remember this. It connects
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता बाय 6 लेन सुपर हाईवे। ठीक है, सुपर हाईवे से कनेक्ट करता है, 6 लेन सुपर हाईवे से। अब नेक्स्ट क्या है कि इसका इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस प्रोजेक्ट का। So it establishes या फिर it helps in establishing faster transport networks between major ports or cities. Major ports और cities के बीच में transportation fast कर देता है, providing fast and smooth movement of products and people within India. तो ये एक और benefit है। And next is it is providing opportunities for farmers through better transportation so that the agricultural produce could be transported to major cities and ports for export. So ये भी एक important point है। So you need not go so much in detail, आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सारी चीजों को इतना अच्छे से डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जितना जरूरी है मैं उतना ही बता रही हूँ। फाइनली आपको एग्जाम के लिए आप रिवाइज कर रहे हो तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवरव्यू रखो और जो सिलेबस में है उतना जानो। नेक्स्ट इज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये फुल फॉर्म तो पहली बात याद रखना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक है, सो इट कनेक्ट श्रीनगर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी। किसको किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी। सो यू कैन रिमेम्बर दिस वे, इट कनेक्ट एस के। ठीक है, और किसको कनेक्ट करता है, शिलचार को पोरबंदर से, दैट मीन्स एसपी, एसपी एंड एसके। ठीक है, एसपी और एसके को कनेक्ट करता है ये। इसके बाद क्या है, इट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज एम्प्लॉयड employed a large number of people and reduced travel time and vehicle operating cost. So ये सारे क्या है, ये सारे benefits है of क्या बताओ, NSEW। ठीक है, NSEW का ये सारा बेनिफिट्स है। सो यू कैन लर्न दीज की पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको आप देख सकते हो। सबसे पहली बात तो एरियाज के डेवलपमेंट में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छी रहेंगी, दो सिटीज के बीच में अगर अच्छा कनेक्शन है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, साथ साथ ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा। अगर प्रॉपर अगर आपको रूट मिल रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रॉपर रूट, तो आपको ज्यादा घूम फिर कर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा और साथ साथ व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बचेगा। फाइन, जिस व्हीकल से जा रहे हो उसे ऑपरेट करने का कॉस्ट। अब नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज के बारे में हमें क्या पढ़ना है, द स्टेट हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन इसको कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। दे जॉइन स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर मेजर सिटीज। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट को स्टेट कैपिटल को किससे कनेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज से। अब रोड ट्रांसपोर्ट का क्या एडवांटेज होता है, लेट्स क्विकली सी। इट इज क्विकर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन रेलवेज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इन दोनों से काफी क्विकर है। ठीक है, आपको सोचना भी नहीं, अगर आपको बाय रोड अगर ट्रैवल करना है तो ठीक है, आप बस फटाफट अपनी गाड़ी निकालो और फिर मूव ऑन, जस्ट स्टार्ट मूविंग जहां पे आपको जाना है। इट इज अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर आपको कम दूरी ट्रैवल करना है सो इट्स अ कन्वीनियंट, इजी है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है तो ऑब्वियसली आप ट्रेन या फिर रेल तो ट्रेन या फिर एयरवेज प्रेफर नहीं करोगे। इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू रेलवेज एंड एयरवेज। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली आप ओन करते हो गाड़ियों को फॉर लैंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स व्हाई इसमें कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। रोड ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस, याद रखना। ठीक है, अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि कोई भी चीज का बस प्रॉन्ग्स नहीं होता, उसके साथ साथ उसका कॉन्ग्स भी होता है, प्रॉज एंड कॉन्ग्स। ठीक है, ओके, सो एडवांटेजेस क्या होता है इसका, कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी कम होता है, ज्यादा लगेज एक बार में नहीं उठा के लेकर जा सकते। इट इज अनसूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड बल्की गुड्स। ठीक है, ये भी पॉइंट है। इसके बाद इट इज इरेगुलर एंड अनरिलायबल, बिकॉज ये टेम्परेचर पे, बारिश के मौसम पे, यानी कि वेदर कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है। अगर कभी बहुत तेज बारिश हो रही हो तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होगी। देयर आर सम चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ब्रेकडाउन इन दिस केस। ठीक है, एक्सीडेंट की चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन बहुत हो सकती है इस केस में, इस कंडीशन में। अब रेलवे की बात करें तो पहला रेलवे कब स्टैब्लिश हुआ था, 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक, बॉम्बे से थाने के रूट पर। ठीक है, बॉम्बे से
थाने जाने वाली ट्रेन सबसे पहले डेवलप हुई थी या फिर स्टैब्लिश हुई थी? दे हेल्प इन कैरिंग बोथ पैसेजेस, सॉरी इट विल बी पैसेंजर्स, फाइन, ये पैसेजेस नहीं होगा, ये पैसेंजर्स होगा. ओके, so you can correct it. Let me just mention it over here. It will be passengers, fine, passengers. Alright. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द फ्राइट. सो फ्राइट क्या होता है? गुड्स, जो आप मालगाड़ी जिसे बोलते हो, एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करना, उसका दैट इज कॉल्ड फ्राइट. ठीक है. सो द रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 17 जोन्स होते हैं इसमें. द कैटेगरीज ऑफ इंडियन रेलवे, टोटल 3 कैटेगरीज है. इसको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट एटलीस्ट डेफिनेशन देख लेना. तो ये 3 टाइप की होती है, एक ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, ओके, या फिर नैरो गॉज. इसको गेज भी कहा जाता है, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज. तो अब इसका गैप क्या होता है दो ट्रैक्स के बीच में, वो देख लेना. मैंने सारी जगह मेंशन किया है. 1.76 मीटर, 1.676 मीटर, 1 मीटर. इसमें क्या हो सकता है, या तो 0.762 मीटर हो सकता है या फिर 0.610 मीटर हो सकता है. सो जस्ट सी द पॉइंट. अब एडवांटेजेस की बात करें, सो इट फैसिलिटेट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्की गुड्स. फाइन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में काफी हेल्पफुल होता है और बल्की गुड्स को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. इट हेल्प्स इन द इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ goods and people from one place to another. It helps in reaching the far and inaccessible area. ठीक है. It is an important source of employment in India. Fine. ये सारे important points है which you need to consider. Next, इसके disadvantages की बात करें, so it cannot provide door to door services, है ना. डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता. जैसे कि आपको डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करना है, तो ऑब्वियसली उसमें आप रेल का मदद तो नहीं ले सकते. ट्रेन आपको घर टू घर नहीं पहुंचा सकता है सामान, उसके लिए तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर वेरी हाई एज कंपेयर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो इसको आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ तक भी लिखोगे सो दैट्स फाइन. ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू लॉन्ग डिस्टेंसेस आर टीडियस एंड अनकंफर्टेबल. बहुत बोरिंग लगता है और बहुत अनकंफर्टेबल भी लगता है अगर आप बहुत टाइम तक ट्रेन में बैठे रहोगे तो. इट इन्वॉल्व्स मच टाइम एंड लेबर एंड बुकिंग. बहुत टाइम भी लग जाता है और मेहनत भी बुकिंग करवाने के लिए, क्योंकि काफी बार सीट्स नहीं मिलती और प्लस टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है. टाइम मैनेजमेंट, ओके, टाइम मैनेजमेंट को छोड़ो आप. अब वाटर ट्रांसपोर्ट को देखते हैं. So water transport is the oldest and cheapest mode of transport, right? इसके advantages देखा जाए तो waterways are more flexible service than other services या फिर than railways. It do not involve heavy capital investment. ठीक है? Waterways have a large capacity for carrying heavy and bulky goods. So mostly waterways का इस्तेमाल goods के transportation या फिर जिसको हमने freights पढ़ा था, freights के transportation में किया जाता है. Okay, in this case the risk of accidents and breakdowns is less obviously, लेकिन इसमें sea pirates हो सकते हैं. अब disadvantages की बात करें, so it is the slowest means of transport. Waterways are not suitable for small businesses. ठीक है, small businesses के लिए useful नहीं है. Waterways can be used only in areas that have deep canals and rivers. ठीक है. और एक और point, by changing the course of river may cause dislocations, thus making it unreliable mode of transport. So guys, I'll again say, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एक मोस्ट 2 पॉइंट याद करो. अगर आपके पास टाइम है so you can go for 4 points, बट इतना काफी रहेगा. एंड ये सारे जो पॉइंट्स है इनको भी आप फर्दर और आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हो. इट्स नॉट एन इशू, यू नीड नॉट राइट सो लॉन्ग. अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, सो इट्स द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हाल फिलहाल का, ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सबसे रिसेंट है. इसके एडवांटेजेस की बात करें, सो इट प्रोवाइड्स रेगुलर, कंफर्टेबल, एफिशिएंट एंड क्विकर सर्विस, है ना. इट फॉलो शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट route as seas, mountains or forests do not come in the way of air transport, है ना. यानी कि डायरेक्ट आपको रूट प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल, आपको इस जगह से इस जगह में पहुंचना है तो वाया एयरवेज आप जल्दी और कम टाइम में भी पहुंचोगे. ठीक है, बिना किसी ट्रैफिक के. इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग लाइट गुड्स ऑफ हाई वैल्यू. ठीक है. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस. डिफेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, सो इट इज अ कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस का इस पे असर होता है, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, छोटे डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल नहीं है, its carrying capacity is small and isn't suitable for carrying bulky goods. So guys, ये रहा ये सारे modes of transportation के advantages and disadvantages. अब हम बात करेंगे important terms की, right? Important terms की अब हम बात करेंगे. तो गाइस अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म. सबसे पहले सोशल इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है. सो इट इज अ ब्लेंडिंग एंड यूनिफाइंग ऑफ सोशल ग्रुप्स थ्रू पीसफुल सोशल रिलेशंस ऑफ कोएग्जिस्टेंस, कोलैबोरेशन एंड कोहेशन. तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, लोगों का, ग्रुप्स का पीसफुल जुड़ना, यूनिफाई होना मतलब जुड़ना, ब्लेंड होना, सभी का एक साथ मिलजुल कर रहना, कोलैबोरेशन होना, एक साथ रहना, और फिर दोनों के बीच में कोहेशन होना. तो ये सारी चीजें क्या होती है, सोशल इंटीग्रेशन. सोशल मतलब सभी लोगों का, इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना. फाइन. अब इसके बाद बात करें जीडीपी की. सो द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसका मीनिंग होता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन वर्क. ठीक है, डेफिनेशन लर्न कर लो. नेशनल हाईवेज की बात करें, सो दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द central government and facilitate interstate transport and movement of defense personnel etc. यानी कि मेनली ये इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कनेक्शन, और इसे कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मेंटेन करता है और इसका कंस्ट्रक्शन करता है. स्टेट हाईवेज की बात करें, सो दीज आर यूजुअली रोड्स दैट लिंक इंपॉर्टेंट सिटीज, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इन द स्टेट. ठीक है, और इसको कौन मेंटेन करेगा, सो स्टेट गवर्नमेंट, एंड कनेक्ट देम विद द नेशनल हाईवेज. और फिर फाइनली इन्हें किससे कनेक्ट किया जाता है, नेशनल हाईवेज से ऑफ नेबरिंग स्टेट से. फाइन. अब अगर आपको दो चीजें पता है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की, कि नेशनल हाईवे को कौन करेगा मेंटेन, सो दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट. तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो एटलीस्ट इतना भी लिख देना. सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया. So it's an agency of the government of India that is in charge of public sector works. ठीक है, याद रखना है ये चीज. अब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम बार बार NHAI पढ़ते हैं, वो क्या है एग्जैक्टली. So it's an agency of government of India that is responsible for managing a network of more than 70,000 किलोमीटर of national highways in India. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 70,000 हाईवेज, उससे भी ज्यादा हाईवेज का मेंटेनेंस करती है, उसे मैनेज करती है. राइट. अब ये तो हमने देख लिया. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, सुपर हाईवेज. मैंने सुपर हाईवेज की बात की. तो सुपर हाईवेज क्या होती है, ये सारी हाईवेज होती है जिसे किस लिए डिजाइन किया जाता है, फॉर ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड एंड मल्टी लेन्स फॉर बोथ डायरेक्शन ऑफ हाईवे. ठीक है, तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अगेन आई से कि जितना मैंने डेफिनेशन मार्क कराया है आप उतना लर्न कर लो, ताकि क्वेश्चन आंसर में कोई भी दिक्कत ना आए, आप आसानी से लिख सको. एंड यस, आपको अगर एडिशनली और पढ़ना है, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स. आई प्रेफर कि आप पियर्सन की ज्योग्राफी बुक प्रेफर करो, उसमें बहुत डिटेल में सभी चीजें दी हुई हैं, बहुत अच्छे से दी हुई है. इफ यू आर गोइंग विद टोटल ज्योग्राफी देन दैट्स आल्सो फाइन, बट यस आई प्रेफर यू पियर्सन का ज्योग्राफी बुक. Fine. So thank you so much. We'll be meeting soon in the next video. For the notes, you can join the Telegram channel. Link आपको description में मिल जाएगा. Thank you so much for watching.